नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में सीईओ फोरम को किया संबोधित। कहा, आईसीटीए से आर्थिक साझेदारी हुई और मजबूत, व्यापक समझौता करने की ओर बढ़ रहे हैं आगे। प्रधानमंत्री आज मेलबर्न में तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर मूसा आइलैंड तक अमेरिका के हमले। चाबहार में बिजली आपूर्ति ठप। बंदर अब्बास में तेज धमाके। हॉर्मुज में समुद्री व्यापार पर मंडराया खतरा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भारत ने जताई गहरी चिंता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कुवैत के विदेश मंत्री से मिलकर पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के क्षेत्रीय प्रभावों पर की चर्चा। फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस और मोरक्को आमने सामने। सेमीफाइनल में पहुंचने के इरादे से उतरेंगी दोनों टीम। और सभी खबरें विस्तार के साथ। 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोनों देशों के सीईओ फोरम में हिस्सा लिया। उन्होंने दोनों देशों के प्रमुख उद्योगपतियों व कारोबार के क्षेत्र के दिग्गज लोगों को संबोधित किया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम दोनों देशों के बीच एक प्रमुख उच्च स्तरीय व्यापारिक मंच है। इसे निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए स्थापित किया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में दोनों देशों की क्षमताओं के साथ भावी साझेदारी का एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। आज दुनिया अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शन और एनर्जी क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया का नेचुरल और ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी है। बीते वर्षों में हमने दोनों देशों की क्षमताओं के साथ भावी साझेदारी का एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया है। साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। लेकिन हम यहीं नहीं रुके रहे। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है और आप सभी को इसे नई ऊंचाई पर ले जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत की हस्तियों से आने वाले समय में राज्यों और क्षेत्रों के बीच साझेदारी की पहचान करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों और भारत प्रशांत के साझा विजन के आधार पर भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक तालमेल बना है। मेरा सुझाव है कि हम आने वाले समय में कुछ फोकस स्टेट टू स्टेट और सेक्टर टू सेक्टर पार्टनरशिप की पहचान करें और उन्हें आगे ले जाने के लिए रणनीति बनाए।
फ्रेंड्स, लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने दोनों देशों के बीच संबंधों में आए बदलाव पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि 20वीं सदी के आखिर में दोनों देश सीमित विदेश नीतियों और ऊंचे टैरिफ वाली अर्थव्यवस्था से हटकर रचनात्मक बहुपक्षीय कूटनीति और साझा समृद्धि की ओर बढ़े। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये संबंध काफी मजबूत हुए हैं। सालाना लीडर्स समिट के साथ आयोजित इस फोरम का मकसद व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। Towards the end of the 20th century, both Australia and India underwent a period of profound change and reform, from a narrow foreign policy to creative, multilateral diplomacy, from inward-looking, high-tariff economies to a new prosperity powered by trade and growth and engagement in our region. Yet while both Australia and India embarked on similar journeys with shared objectives at the same time, we were making these changes in parallel rather than in partnership. For all the natural affinity of our histories and cultures, for all the broad affection between our peoples, the relationship between our countries was underdone. It was underexplored and it was under-examined. In the last decade or so, that has certainly changed for the better. Prime Minister Modi, your leadership and your personal engagement with Australia has been absolutely central to this change. और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने इस मौके पर सेल्फी भी ली है। ये सुंदर सी तस्वीरें आपके साथ हम कर रहे हैं साझा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हैं और आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने सेल्फी ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से मुलाकात की। ये मुलाकात सीईओ फोरम की बैठक से पहले हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात की। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई।
तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की है और दोनों ही नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की है, विचार विमर्श किया है। आपको बता दें कि स्कॉट मॉरिसन साल 2018 से 2022 तक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री रहे। वो ऑस्ट्रेलिया के 30वें प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल साल 2018 से 2022 के बीच पूरा कर चुके हैं और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया में है, मेलबर्न में, उन्होंने मुलाकात की है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है, मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के सतत दोहन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने हेतु शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इस मिशन का उद्देश्य समंदर में मछली पालन और संसाधनों के सतत उपयोग के अलावा मछुआरों के हितों को बढ़ावा देना है। इसके बाद वो भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति शिक्षा, विज्ञान और समुद्री संसाधनों के विकास से जुड़े कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सीमांत जिला पुलिस अधीक्षक सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का मकसद संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना है। बैठक में सीमा प्रबंधन, अवैध घुसपैठ और केंद्र व राज्यों के बीच तालमेल से जुड़े अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इस कॉन्फ्रेंस में सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के जरिए गतिविधियों पर नजर रखने और कार्रवाई करने के तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों का पता लगाने के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं की भी समीक्षा होगी। इन चर्चाओं का उद्देश्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों के जिला स्तरीय पुलिस नेतृत्व को एक साथ लाकर सीमा सुरक्षा के लिए अधिक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करना है।
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अगरतला में त्रिपुरा व्यापार सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। सम्मेलन में ज्योतिरादित्य सिंधिया निवेशकों, उद्यमियों और नीति निर्माताओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही निवेश, कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक विकास और पूर्वोत्तर की अपार आर्थिक क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और भावी रोडमैप पर अपने विचार साझा करेंगे। त्रिपुरा व्यापार सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश को नई गति देना, व्यापार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और स्थानीय उद्योगों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजारों से जोड़ना है। इधर भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक का आज दूसरा दिन है। कल कोच्चि में इस अहम बैठक की शुरुआत हुई। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख शामिल हो रहे हैं ताकि सहयोग को मजबूत किया जा सके, महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके और समावेशी, मजबूत और सतत विकास के लिए साझी प्रतिबद्धता को दोहराया जा सके। बैठक के पहले दिन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस बात को रेखांकित किया कि मजबूत अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के निर्माण में महिलाओं का नेतृत्व सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने भारत की अध्यक्षता की थीम सुदृढ़ता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण के तहत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच और अधिक सहयोग का आह्वान किया। और अब बात एक दिन एक उत्सव की करते हैं। नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में कई रंग बिरंगे त्योहार शामिल हैं, लेकिन सूमी जनजाति का तुलुनी उत्सव सबसे महत्वपूर्ण और भव्य माना जाता है। अच्छी फसल, सामुदायिक एकता और पारंपरिक रीति रिवाजों का प्रतीक ये पर्व हर साल जुलाई में पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। तुलुनी नागालैंड की सूमी जनजाति का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पारंपरिक उत्सव है। ये त्योहार हर वर्ष जुलाई में उस समय मनाया जाता है जब खेतों में अच्छी फसल की उम्मीद होती है और प्रकृति अपनी भरपूर समृद्धि का संदेश देती है। तुलुनी नाम पारंपरिक चावल से बने पेय से जुड़ा है, जिसे केले के पत्ते से बने विशेष पात्र में परोसा जाता है। इसी पेय के नाम पर इस उत्सव को तुलुनी कहा जाता है। इस उत्सव को अन्नी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है भरपूर फसल का मौसम। ये उत्सव केवल फसल का जश्न ही नहीं, बल्कि सामाजिक रिश्तों को मजबूत करने का भी अवसर होता है। इस दौरान मंगनी कर चुके जोड़े और उनके परिवार एक दूसरे को उपहार देते हैं और पारंपरिक भोज का आयोजन करते हैं। समुदाय के सभी लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। सूमी समुदाय के लोग इस पर्व के लिए सामूहिक रूप से तैयारी करते हैं। तुलुनी उत्सव के दौरान लोकगीत, पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इसकी विशेष पहचान होती हैं। सूमी समुदाय की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता इस पर्व में पूरी भव्यता के साथ दिखाई देती है। सूमी समुदाय के दो प्रमुख कबीले सू और तुकुमी अपने अपने पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं। हालांकि अनुष्ठानों में कुछ भिन्नताएं हैं, लेकिन दोनों ही समुदाय तुलुनी को वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण और भव्य उत्सव मानते हैं। फसल की खुशहाली, सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक तुलुनी उत्सव आज भी नागालैंड की सूमी जनजाति की पहचान को जीवंत बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात मौसम और मानसून की करते हैं। उत्तराखंड में सक्रिय मानसून के बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में अगले 48 घंटे का अलर्ट जारी किया है। आज और कल के लिए कई जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया गया है। संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड में है। कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है, जबकि राहत और बचाव दलों को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है। लोगों से सतर्क रहने और बगैर जरूरी काम के घरों से बाहर न निकलने की अपील भी की गई है। देहरादून, अल्मोड़ा, हरिद्वार और नैनीताल में आज कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। इसके साथ ही देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि अन्य पर्वतीय जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी सेना ने आज तड़के ईरान पर नए हमले शुरू किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ये हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर ईरानी हमलों को रोकने के लिए किए गए हैं। इन हमलों से कुछ घंटे पहले ही नाटो सम्मेलन में हिस्सा लेने तुर्की पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ युद्ध विराम शायद खत्म हो गया है। सेंट्रल कमांड ने ईरान पर नए हमले की जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्रवाई का मकसद हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को सुनिश्चित करना है। अमेरिकी हमलों ने ईरान के तटीय शहरों को हिलाकर रख दिया है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार ईरान के दक्षिणी बंदरगाह शहर चाबहार में बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई है। चाबहार और एक अन्य तटीय शहर कोनारक में लगभग 10 धमाकों की आवाज सुनाई दी है। गौरतलब है कि चाबहार में भारत का महत्वपूर्ण निवेश है और उसने यहां के बंदरगाह को विकसित किया है। ईरानी मीडिया ने अमेरिकी हमलों में एक मौत की पुष्टि की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में ये भी कहा है कि अमेरिका कमर्शियल शिपिंग और आम नागरिकों के क्रू पर हाल ही में की गई गैर जरूरी आक्रामकता के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जो एक अहम इंटरनेशनल जलमार्ग पर आज़ादी से यात्रा कर रहे थे। ईरान की अर्ध सरकारी फार्स न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि बुशर शहर में धमाकों की आवाज़ सुनी गई। बुशर में ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है। हालांकि ईरानी नूर न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि पावर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के बंदर अब्बास में 8 धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। ईरान के सरकारी टीवी के अनुसार अमेरिका के नए हमलों के बाद बंदर अब्बास में 8 धमाकों की आवाज़ सुनी गई। बताया जा रहा है कि 2 मिसाइलें सिरिक बंदरगाह पर गिरीं, जबकि 2 अन्य जास्क बंदरगाह पर फटीं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मुकाबला देर रात 10 बजे से खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के हिसाब से रात 10 बजे से शुरू होने वाला है और भारत के लिए ये मुकाबला करो या मरो का होगा। अगर भारत आज हारा तो टीम इंग्लैंड के खिलाफ ये सीरीज गंवा देगी। 2018-19 के बाद ये पहला मौका होगा जब भारत लगातार 2 T20 सीरीज हार सकता है। आज के मुकाबले में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी से बड़ी पारी की उम्मीद है। उन्होंने अपने शुरुआती 2 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 14 और 13 रन बनाए हैं, यानी अब तक 2 मैचों में सिर्फ 27 रन ही बना पाए हैं। वहीं बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर को पहली जीत की तलाश होगी। इंग्लैंड सीरीज में 2-0 से आगे है। पहला मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा था, जबकि दूसरे और तीसरे T20 में मेजबान टीम ने जीत दर्ज की थी। फीफा विश्व कप 2026 का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज फ्रांस और मोरक्को के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। फ्रांस ने प्री क्वार्टर फाइनल में पराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया था, जबकि मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल किया। दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है और विजेता टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी। और आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं कि अंतिम 16 के मुकाबले खत्म होने के बाद वो कौन कौन से बड़े नाम हैं जिनका दिल टूट गया, यानी जिनकी टीमें राउंड ऑफ 16 से बाहर हुई और बाहर होने के साथ ही उनका विश्व कप करियर को भी बड़ा झटका लगा है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 कई टीम ऐसी जिनका सपना टूटा। नॉर्वे के हाथों ब्राजील को प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। खत्म हुआ अंतिम 16 का दौर। चोट से जूझने के बाद नेमार ने वापसी की थी, लेकिन सपना साकार नहीं हुआ। सपना कहीं ना कहीं टूट गया। जेम्स रोड्रिगेज ने पूरे मैच में शानदार खेल दिखाया। वहीं तीसरा नाम कोलंबिया के जेम्स रोड्रिगेज का है, जिनका अपनी टीम को आगे बढ़ाने का सपना महज सपना ही रह गया। वैसे रोड्रिगेज ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ मैच में शानदार प्रदर्शन किया और कई बेहतरीन मूव्स भी बनाए। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।